प्रत्यावर्ती परिपथ हमने पढ़ लिए हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ 7 प्रकार के होते हैं। एक, सबसे पहले आरसी, फिर आरएल, फिर एलसी, फिर एलसीआर, और उसके पहले जो मूल परिपथ थे केवल आर, केवल एल और केवल सी। ये कुल 7 प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ होते हैं। अब एक थोड़ी अलग प्रकार की बात हम समझते हैं। वो अलग प्रकार की जो बात है उसका नाम होता है अनुनाद। रेजोनेंस। अनुनाद का मतलब क्या है, थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो दोलन आपने 11वीं क्लास में पढ़े हैं। यदि हम एक बॉल को रस्सी की सहायता से लटका देते हैं और उसको थोड़ा यहां ले जाके छोड़ देंगे तो वह ऐसे बॉल रस्सी के सहारे दोलन करना शुरू कर दे। इनको बोलते हैं ऑसिलेशन या दोलन। ठीक, हम इस बॉल को यहां तक ले जाके छोड़ेंगे तो वो थोड़े बड़े स्पेस में दोलन करेगी, और यदि हम थोड़े पास में ले जाके छोड़ेंगे तो वो कम स्पेस में दोलन करेगी, है ना। दोलन करते करते ये बॉल है, इस बॉल को हमने यहां ले जाकर छोड़ दिया तो ये बॉल ऐसे जाएगी, उसके बाद यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, ऐसे बार बार इसके दोलन होते रहेंगे। ठीक, यदि इस बॉल के दोलन करते के बीच में हमने इस पर थोड़ा सा फोर्स और लगा दिया, कई बार आप लोगों ने किया होगा, कोई व्यक्ति या कोई बच्चा झूला झूल रहा है और झूलते झूलते हमने उस पर और धक्का लगा दिया, तो धक्का जब आप लगाते हैं दोलन करती हुई बॉल पर, जब भी आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए ये बॉल ऐसी हो जाती है, ये, और फिर उसके बाद फिर ऐसे 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 दोलन करने लगती है, क्योंकि जिस आवृत्ति से, जिस स्पीड से वो बॉल दोलन कर रही थी, आपने उस स्पीड से अलग प्रकार का उस पर बल लगाया तो वो बॉल ऐसे दोलन कर रही थी, आपने यहां से बल लगाया तो वो ऐसे हो जाए, थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे होगी, हिलेगी, फिर उसके बाद दोलन करना शुरू कर देगी। ऐसा होता है, देखा होगा आपने। झूलते हुए बच्चे में थोड़ा धक्का लगाओ तो बच्चा ऐसे ऊपर नीचे एक दो बार होता है और उसके बाद फिर झूलना शुरू कर देता है। तो जो आपने फोर्स लगाया वो उस झूलने की जो आवृत्ति है उसको स्पीड कहते हैं, झूलने की जो आवृत्ति है उससे डिफरेंट था। ठीक है, इसलिए वो झूला एक दो बार ऐसे वाइब्रेट हुआ और उसके बाद फिर झूलना शुरू कर दिया। तो जो झूला अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से गति कर रहा है, झूल रहा है, वही आवृत्ति इसको चाहिए। यदि आप उसकी खुद की स्वाभाविक आवृत्ति से डिफरेंट बल उस पर लगाते हो तो वो झूला थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट करता है, मतलब वो झूला आपके द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है। ये समझ में आया? विरोध करने का मतलब क्या है? कोई भी चीज अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से गति कर रही है, जिससे वो नॉर्मली गति करती है, और आप यदि उस पर बल लगाओगे तो वो उसका विरोध करेगा। ठीक है, वो उस पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसका थोड़ा सा विरोध करेगा और उसके विरोध के बाद वो फिर झूलना शुरू कर देगा। तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से ही गति करना चाहती है। यदि आप उसकी स्वाभाविक आवृत्ति से अलग प्रकार का बल लगाओगे तो वस्तु उसका विरोध करेगी। ये सबको समझ में आ गया? दूसरी बात, जितनी आवृत्ति से ये वस्तु गति कर रही है, यदि आप उतनी ही आवृत्ति का इस पर बल लगाओगे तो विरोध नहीं करेगी। ठीक है, जिस स्पीड से वो व्यक्ति झूल रहा था, ऐसे मान लो ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, ये पांच बार, एक सेकंड में 5 बार झूलता है, ये उसकी स्पीड है झूलने की। ठीक है, और आप धक्का जोर से लगा दिया तो आपके झटके का वो विरोध करेगा। लेकिन यदि आपने उतना ही बल लगाया जितने वो झूल रहा था, उतनी ही स्पीड का आपने बल लगाया, तो वो व्यक्ति आराम झूलता रहेगा ऐसे आराम से, और फिर उसका विरोध वो नहीं करेगा। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो विरोध नहीं करता है,
उस कंडीशन से कहते हैं अनुनाद। अनुनाद, अनुनाद का मतलब क्या है? जितनी उसकी स्वयं की आवृत्ति है उतना ही उस पर फोर्स लगाया जाए। ठीक है, जितनी उसकी स्वयं की आवृत्ति है उससे डिफरेंट फोर्स लगाओगे तो वो उसका विरोध करेगा, लेकिन जितनी उसकी स्वयं की आवृत्ति है उतना ही फोर्स लगाओगे तो उसका विरोध नहीं करेगा, बल्कि उसको वो सपोर्ट करेगा। और पहले वो ऐसे झूल रहा था और आपने उतना ही बल लगाया और वो और तेज हो गया, फिर उतना ही बल लगाया और वो और तेज हो गया। ऐसा होता है क्योंकि वो आपके बल का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यदि आप उसकी स्वाभाविक आवृत्ति से कम या ज्यादा बल लगाओगे तो वो उसका विरोध करेगा, थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, फिर उसके बाद वो झूलना शुरू कर देगा। तो अनुनाद का मतलब क्या है? जिस वस्तु जितनी स्वाभाविक आवृत्ति होती है उतना ही उस पर फोर्स लगाओ तो उस कंडीशन से हम कहते हैं अनुनाद। ये तो हो गई 11वीं की बात। ठीक है, अब इसको हम 12वीं में अप्लाई करते हैं। जो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, आपने पढ़ा एक नॉर्मल LCR सर्किट, एक रेजिस्टेंस, एक कॉइल और एक कैपेसिटर, और इनके साथ करंट सप्लाई के लिए प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत। ये होता है एक सामान्य LCR परिपथ। जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो वो है नॉर्मल LCR सर्किट। इस सर्किट में विद्युत धारा को रोकने का काम 3 एलिमेंट्स कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो। पहला, रेजिस्टेंस विद्युत धारा को रोकता है, फिर उसके बाद कॉइल विद्युत धारा को रोकती है, फिर उसके बाद कैपेसिटर मतलब कंडेंसर संधारित्र विद्युत धारा को रोकता है। जब कोई प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है तो इसको तो प्रतिरोध ही कहते हैं। लेकिन जब कुंडली अकेली विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करती है तो उसको हम प्रतिघात कहते हैं। और यदि कोई कंडेंसर विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करता है तो उसको भी प्रतिघात कहते हैं। और अगर तीनों विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करेंगे तो उसको प्रतिबाधा कहते हैं। ये सब जानते हैं, पहले आप पढ़ चुके हो इसके बारे में। तो प्रतिरोध जब विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है तो प्रतिरोध, कुंडली विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालती है तो प्रतिघात, और संधारित्र विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है तो उसको भी कहते हैं प्रतिघात। L का प्रतिघात XL और C का प्रतिघात XC। ठीक है, और कल हमने इसका डेरिवेशन किया था, तो इसकी प्रतिबाधा तीनों मिलकर विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालेंगे तो प्रतिबाधा Z की वैल्यू आई थी √ XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पिछली क्लास के डेरिवेशन को आप देख सकते हो, उसमें प्रतिबाधा का ये आंसर अपना आया था। ठीक, प्रतिबाधा का व्यंजक होता है √ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R। प्रतिबाधा किस पर डिपेंड करती है? इस सर्किट की प्रतिबाधा, इस सूत्र को आप देखिए तो XL माइनस XC पर डिपेंड करती है और R पर डिपेंड करती है। ठीक, XL माइनस XC और R, इन दो चीजों पर प्रतिबाधा का मान डिपेंड करता है। XL माइनस XC का मतलब क्या है? XL माइनस XC का मतलब है कुंडली के लिए XL, संधारित्र के लिए XC, और ये इनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस का मान निर्भर करता है प्रतिबाधा, उनके बीच के डिफरेंस पर। ये XL है, थोड़ा यहां ध्यान दो, ये XL है, ये XC है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। XL बड़ा हो गया, XC छोटा हो गया, इनके बीच डिफरेंस ये आ गया। ठीक, या उल्टा हो जाए, XC बड़ा हो जाए, XL छोटा हो जाए, तो भी उनके बीच डिफरेंस आ जाएगा। तो चाहे XL बड़ा हो XC छोटा हो, चाहे XC बड़ा हो XL छोटा हो, अगर दोनों में डिफरेंस है तो प्रतिबाधा भी है ना, क्योंकि प्रतिबाधा किसके कारण होती है? XL और XC के डिफरेंस के कारण।
जितना ज्यादा इनमें डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इस परिपथ की प्रतिबाधा होगी। ठीक, XL का मान इतना, XC का मान इतना, ये डिफरेंस इनके बीच में। डिफरेंस कैसा है, ज्यादा है। डिफरेंस ज्यादा है इसका मतलब प्रतिबाधा भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये मैटर नहीं करता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, हो सकता है XC बढ़ जाए, XL घट जाए, तो भी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, है ना। डिफरेंस ज्यादा हो गया तो हमेशा Z का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतनी उत्तरों में आ गई, इसमें कोई डाउट। XL और XC का डिफरेंस अगर ज्यादा होता है तो Z का मान भी इस परिपथ के लिए ज्यादा होता है। ठीक, अब Z का मान ज्यादा होना अपने लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। Z का मान ज्यादा, Z है क्या, Z प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा मतलब रुकावट। विद्युत धारा के मार्ग में जब तीन एलिमेंट्स मिलकर रुकावट डालते हैं तो उसको प्रतिबाधा कहते हैं। XL और XC के बीच अंतर ज्यादा है, अंतर ज्यादा है इसलिए रुकावट भी ज्यादा है। तो रुकावट का ज्यादा होना अपने लिए अच्छी बात है या बुरी बात, स्वाभाविक रूप से ये अच्छी बात नहीं है। रुकावट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, विद्युत धारा को फ्रीली मूव करना चाहिए। जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतना अपने लिए खराब माना जाएगा। तो XL और XC का डिफरेंस अगर ज्यादा है, देखो यहाँ XL और XC का डिफरेंस अधिक है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबाधा अधिक है। ठीक, और प्रतिबाधा अधिक है इसका मतलब करंट कैसी हो जाएगी, करंट कम फ्लो होगी। इस सर्किट में करंट फ्लो कम होगी, विद्युत धारा कम फ्लो होगी। ठीक, तो विद्युत धारा हम कम चाहते हैं कि ज्यादा चाहते हैं विद्युत धारा हमेशा हम ज्यादा चाहते हैं। ज्यादा चाहते हैं इसका मतलब ये कंडीशन को हम नहीं चाहते कि XL माइनस XC ज्यादा हो, प्रतिबाधा ज्यादा हो, करंट कम हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि विद्युत धारा अधिकतम फ्लो हो। तो विद्युत धारा अधिकतम फ्लो होने के लिए क्या आवश्यक है, प्रतिबाधा का कैसा होना चाहिए, प्रतिबाधा को, रुकावट को सबसे कम होना चाहिए, मतलब न्यूनतम होना चाहिए। प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तब करंट का मान अधिकतम होगा, और प्रतिबाधा कम से कम कब होगी, जब ये डिफरेंस कम होगा। कौन सा डिफरेंस, XL और XC, इनका डिफरेंस जब कम होगा तो प्रतिबाधा कम होगी, प्रतिबाधा कम हो करंट अधिकतम होगी। तो ये XL है, ये XC है, डिफरेंस कैसा है, ज्यादा है। अब 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 कब इसका डिफरेंस सबसे कम होगा, जब ये ऐसे होंगे, ऐसे एक साथ, समझ आया। तो करंट का अधिकतम मान कब होता है, करंट का अधिकतम मान तब होता है जब प्रतिबाधा का मान, रुकावट का मान सबसे कम हो। और रुकावट के सबसे कम मान के लिए क्या चीज कम होना चाहिए, वो है XL और XC का डिफरेंस। और डिफरेंस कम होने का मतलब क्या है, दोनों एक से हो, एक से हो। एक से होने का मतलब क्या है, जब XL का मान XC के बराबर हो जाए। ठीक है, जो कुंडली का प्रतिघात है और जो संधारित्र का प्रतिघात है, अगर वो अलग अलग है, अलग अलग है मतलब उनमें डिफरेंस क्रिएट होगा, और जितना डिफरेंस क्रिएट होगा उतनी ही प्रतिबाधा क्रिएट होगी, रुकावट क्रिएट होगी, उतनी ही करंट कम होती जाए। और अगर दोनों इक्वल है, उसी लेवल पर XL है, उसी लेवल पर XC है, तो प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाने से करंट कैसी हो जाएगी, अधिकतम। तो एक सर्वश्रेष्ठ LCR सर्किट हम कैसे बना सकते हैं, ये नहीं कि आप कोई भी रेजिस्टेंस ले आओ, कोई भी कॉइल ले आओ, कोई भी कंडेंसर ले आओ और उनको जोड़ दो तो LCR परिपथ तो बन जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है, अच्छा होने का मतलब क्या है, अच्छा होने का मतलब करंट उसमें अच्छे से फ्लो होनी चाहिए। अच्छे से करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, उसकी प्रतिबाधा को न्यूनतम होना चाहिए। और उसकी प्रतिबाधा के न्यूनतम होने का मतलब क्या है, ये डिफरेंस XL और XC का ज्यादा नहीं होना चाहिए,
बिल्कुल भी नहीं हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। कम से कम डिफरेंस होना चाहिए, और अगर बिल्कुल डिफरेंस ना हो तो सबसे अच्छी बात हो जाए। तो हमें कुंडली और संदर्भ जब हम इसमें लगाते हैं, तो कुंडली जब आप जाते हो लेने, तो कुंडली अलग अलग प्रकार की आती है। ये कुंडली के लिए इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 7 है। किसकी वैल्यू? एक्सएल की वैल्यू, ठीक है। तो यदि आप कुंडली की ऐसी कुंडली लाए हो जिसके लिए एक्सएल का मान 5 है, तो कंडेंसर भी हमें सिलेक्ट कौन सा करना पड़ेगा जिसके लिए एक्ससी का मान कितना हो। आपको हम 4 ऑप्शन देते हैं। अपने पास एक कुंडली है जिसके लिए एक्सएल का मान 5 है। अब इससे हमें एक सर्किट बनाना है, एलसीआर सर्किट, और आपको बाजार में कंडेंसर मिल रहे हैं जिसके लिए एक्ससी का मान 6 हो, एक्ससी का मान 7 हो, एक्ससी का मान 5 हो और एक्ससी का मान 8 हो। तो सबसे अच्छा सर्किट कब बनेगा, किस कंडेंसर को लगाने से बनेगा? क्योंकि कॉइल का एक्सएल का मान कितना है? 5 है, तो इसका भी कितना होना चाहिए? 5। पहली कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए, जितना प्रतिघात की कॉइल लगाई है उतने ही प्रतिघात कंडेंसर भी लगाओ, ताकि उनमें डिफरेंस ना रहे। डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे तो प्रतिबाधा न्यूनतम रहेगी, करंट का मान अच्छा फ्लो होगा। नहीं मिलता मान लो मैं आपको 5 वाला, तो फिर अपना उद्देश्य क्या होता है कि डिफरेंस कम से कम रहे, सबसे कम डिफरेंस रखना है। तो 5 की साथ आप 6 को लगा सकते हो, और 6 नहीं मिलता फिर आप 7 को लगा सकते हो। तो ऐसे एलसीआर सर्किट्स बनाए जाते हैं, जिस प्रतिघात की कुंडली आपने लगाई है उतने ही प्रतिघात का संधारित्र भी आपको लगाना चाहिए। इस कंडीशन से हम कहते हैं अनुनाद। ये अनुनाद कहलाता है। तो अनुनाद की परिभाषा क्या होगी? अनुनादी परिपथ किसको कहेंगे? ऐसा परिपथ जिसमें अनुनाद की स्थिति का पालन होता है उसको हम कहते हैं अनुनादी परिपथ। और अनुनाद की स्थिति का मतलब क्या है, किसका पालन होता है? यदि कुंडली का प्रतिघात और संधारित्र का प्रतिघात दोनों बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन से कहते हैं अनुनाद की स्थिति। ये समझ आया? अनुनाद की स्थिति क्या है, कैसे प्राप्त की जाती है, क्यों प्राप्त की जाती है? 3 प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे तो इस प्रश्न की पूरी व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। तो 3 प्रश्नों के उत्तर क्या क्या है? अनुनाद की स्थिति क्या है? नंबर 1 क्या है? सुनो, यदि कुंडली का प्रतिघात और संधारित्र का प्रतिघात दोनों बराबर हो, ठीक है, तो इस स्थिति से कहते हैं अनुनाद की स्थिति। पहली बात। दूसरी बात, ये कैसे लाई जाती है, किस प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं? तो जिस प्रतिरोध, जिस मान का आपने कुंडली लगाई है उसी मान का आप कंडेंसर भी चूज करो। जैसे आपसे हम सामान दे दें आपको, ले लो, ये प्रतिरोध पकड़ो, ये कुंडली पकड़ो, ये कंडेंसर पकड़ो और बनाओ सर्किट। तो आपको सबसे अच्छा सर्किट बनाना है, तो आप क्या कहोगे कि कुंडली का प्रतिघात कितना है? हम कहेंगे 7। तो आप कहोगे हमें कंडेंसर भी 7 प्रतिघात वाला दो, तो अच्छा बनेगा। नहीं तो फिर नहीं बनेगा उतना अच्छा एलसीआर सर्किट। बन तो जाएगा लेकिन उतना अच्छा उसमें फिर नहीं होगी। तो कैसे बनाया जाता है? जितनी कुंडली का प्रतिघात है उतना ही संधारित्र का प्रतिघात होना चाहिए। तो क्या है, कैसे है और क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जितना कम एल और सी में डिफरेंस होगा, जितना कम होगा मतलब बिल्कुल डिफरेंस ना हो, जीरो डिफरेंस हो गया, दोनों एकदम बराबर हो गए, बराबर हो गया मतलब डिफरेंस खत्म हो गया। डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है, कम से कम है, इसका मतलब प्रतिबाधा भी कम से कम है, और प्रतिबाधा कम है, रुकावट कम है, करंट का मान कैसा हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा, ठीक। तो अनुनाद की स्थिति क्या है, कैसे प्राप्त की जाती है और क्यों प्राप्त की जाती है? और एक और चौथा प्रश्न का उत्तर आप समझो, इसको प्राप्त करने से हम इसका यूज कहां कर सकते हैं? इसका यूज क्या है? तो देखो, हमने शुरू में आपको बताया था, एक दोलन करता हुआ झूला है, उसकी कुछ ना कुछ स्वाभाविक आवृत्ति होती है, जिस आवृत्ति से वो अपनी इच्छा से दोलन करता है, आप एक बार झुला के उसको छोड़ दो, वो अपने आप झूलता रहेगा। ये जो अपने आप खुद अपनी इच्छा से वो झूल रहा है, ये उसकी स्वाभाविक आवृत्ति है।
अब यदि आप इतना ही बल इस पे लगाओगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, और यदि कोई और बल लगाओगे तो वो ऐसे 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 वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, मतलब उसका विरोध करेगा। ठीक है, इस परिपथ की भी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है, इस परिपथ की, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा एक बार ऐसे फ्लो होती है, एक बार ऐसे फ्लो होती है, फिर ऐसे फ्लो होती है, फिर ऐसे फ्लो होती है। इस प्रकार झूला पहले ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे। तो कितनी स्पीड से वो झूल रहा है उसको बोलते हैं स्वाभाविक आवृत्ति। कितनी स्पीड से ये करंट डायरेक्शन चेंज करती है उसको बोलते हैं इस परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति। दोनों कंपेयर करो आपस में, झूला अपने आप कितनी स्पीड झूलता है वो झूले की स्वाभाविक आवृत्ति है। उसी प्रकार इस परिपथ में करंट यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, 1 मिनट में कितनी बार गई? 20 बार गई। तो 20 क्या है? उसकी स्वाभाविक आवृत्ति। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस स्रोत को यहां से निकाल देते हैं। हमने एक बार चेक कर लिया कि इसकी स्वाभाविक आवृत्ति 20 है। करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रही थी दोनों तरफ, 1 मिनट में 20 बार। तो हमने ये तय कर लिया इसकी स्वाभाविक आवृत्ति कितनी है? स्वाभाविक आवृत्ति इस सर्किट की 20। ठीक, अब हमने यहां पर एक और, इसको हम यहां से ले गए ऐसे कनेक्शन निकाल के, और यहां पे हमने एक सोर्स लगाया, एक और सोर्स लगाया, एक और सोर्स लगाया, एक और सोर्स लगाया। ऐसे हमने इसमें 3-4 सोर्स लगा दिए। प्रत्यावर्ती धारा के हमने 4 स्रोत लगाए। स्वाभाविक कितनी आवृत्ति है इसकी? 20। ठीक, 20 आवृत्ति है। इस सोर्स की आवृत्ति 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है, इसकी 40 है। ये 4 सोर्स करंट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताइए ये सर्किट किस करंट को लेगा और किसको अपोज करेगा, मतलब विरोध करेगा? इसके पास ये 4 आवृत्तियों वाली करंट हम इसके पास भेज रहे हैं। खुद की आवृत्ति कितनी है? 20। तो किसका सपोर्ट करेगा? 20 का। 20 वाली करंट को ये आराम से फ्लो कराएगा अपने अंदर, और इन सबको यहाँ पर रोक देगा, उनका विरोध करेगा, मतलब उनको अपने अंदर वो नहीं आने देगा। ये समझ आया? ये होता है अनुनादी परिपथ, मतलब जिसकी उसकी स्वाभाविक आवृत्ति है, उस आवृत्ति की करंट को ये अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा, बाकी सभी करंट को वो नहीं, रिजेक्ट कर देगा, रिफ्यूज कर देगा, अस्वीकार कर देगा। ठीक, अब ऐसा होते होते हमने क्या किया, ये इसको एक्सेप्ट किया, करंट यहाँ फ्लो होने लगी। इतने में हमने क्या किया, इस कंडेंसर को निकाल के यहाँ पे हमने एक कंडेंसर और लगा दिया, और इस परिपथ की अब स्वाभाविक आवृत्ति हो गई 30। ये क्यों चेंज हो गई स्वाभाविक आवृत्ति? क्योंकि हमने क्या चेंज कर दिया, उसका कैपेसिटर चेंज कर दिया। इसको हमने चेंज किया कैपेसिटर को, तो 30 आवृत्ति हो गई। अब बताओ क्या होने लगेगा? अब तुरंत क्या होने लगेगा, इसको भी ये रोक देगा और इसको अपने अंदर से वो एक्सेप्ट कर लेगा, इस वाली करंट को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इतने में हमने क्या किया, फिर से इसको निकाला और 40 वाला लगा दिया। अब बताओ कितनी आवृत्ति स्वाभाविक हो गई इसकी? 40 हो गई। ठीक, तो अब किसको रिस्क करके इसको अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये मतलब क्या हो रहा है, जिस परिपथ की जितनी स्वाभाविक आवृत्ति होती है, उतनी आवृत्ति वाली करंट को वो अपने अंदर एक्सेप्ट करता है, और बाकी सबको वो रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, फिर से देखो, ये एक एलसीआर परिपथ है। जब परिपथ को बनाया जाता है तो उस समय उसकी काउंटिंग की जाती है कि इसकी कितनी कितनी इसकी स्वाभाविक आवृत्ति है। उसका एक फॉर्मूला होता है, बता दे रहे हैं आपको। स्वाभाविक आवृत्ति का एक फॉर्मूला होता है
1/√LC। ठीक है, इसका अपन को मतलब नहीं है, फिर भी आप समझ लो, ये स्वाभाविक आवृत्ति का फॉर्मूला होता है। जब ये बनाए जाती है फैक्ट्रीज में, तो L का मान लिख दिया, C का कितने मान वाली आपने कॉइल लगाई है, कितने मान वाला आपने कंडेंसर लगाया है, उसके द्वारा हमने इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति सेट की, तो मान लो कि वो 15 निकली। ठीक, अब हमने इसमें जो हम सोर्स यहां लगाते थे, हमने यहां पर 6 सोर्स लगा दिए, ये 6 सोर्स, ये इस सोर्स की आवृत्ति 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे हमने 6 सोर्स लगाए। तो क्या सभी 6 सोर्स करंट ये लेगा? सबकी लेगा? सबकी नहीं लेगा। ये इसकी स्वाभाविक आवृत्ति डिसाइड पहले से है कि इस परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति 15 है, तो किसको लेना चाहता है? ये केवल 15 वाली करंट ही यहां से जाएगी और यहां पे मूव करेगी, ये सभी यहां पे रुक जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस कंडेंसर को चेंज कर दिया। देखो कॉइल हम नॉर्मली चेंज नहीं करते, आप चाहो तो कॉइल भी चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉइल चेंज नहीं करते अपन, नॉर्मली कंडेंसर को चेंज कर सकते हैं क्योंकि सस्ता होता है। तो इसको हमने निकाल के यहां हमने दूसरा कंडेंसर लगा दिया, या नहीं भी निकाला मान लो, देखो ऐसे कंडेंसर लगे हैं। ठीक है, हमने इस कंडेंसर को कनेक्शन तोड़ के इस वाले में जोड़ दिया, इस वाले। अब चूंकि C चेंज हो गया है, तो इस 15 की जगह पे इसका मान 25 हो गया, क्योंकि C भी अंतर करता है, C चेंज हो गया मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अब 25 हो गई। अब बताओ क्या होगा, क्या ये 15 वाला लेगा? अब ये 15 करंट नहीं लेगा, अब ये 25 वाली करंट को लेगा। तो इस परिपथ में करंट कौन सी फ्लो होने लगी? 25 वाली फ्लो होने लगी। अब बताओ कहीं आपने ऐसा देखा है क्या आज तक? हम इसको रोज देखते हैं और आप सब भी इसको रोज देखते हैं। कहाँ देखते हैं? जब भी हम टीवी देखते हैं, तो टीवी हमने ऑन की, उस समय उस पे स्टार नेटवर्क लगा हुआ है, हमने कहा इस मूवी में मजा नहीं आ रहा है, हमने रिमोट उठाया, उसका एक बटन दबाया और उस पे चैनल चेंज हो गया, स्टार की जगह पे MTV का प्रसारण होने लगा। ये कैसे हो गया? हमने बटन दबाया, कैसे हो गया? तो उसका आंसर यही है, हमेशा जो आपके पास सेट टॉप बॉक्स होते हैं, उन सेट टॉप बॉक्स में ये सर्किट लगा होता है, LCR सर्किट, और उसमें कम से कम 1000, 2000, 3000, 4000 संधारित्र लगे होते हैं, कंडेंसर, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे से कंडेंसर लगे होते हैं। ठीक, ये सेट टॉप बॉक्स पर छतरी से हजारों तरंगें आ रही है। ये NTV की तरंग है, कैसा बनता है वो NTV, ऐसा कुछ बनता है, क्या बनता है? ठीक है, ये ZTV की तरंग है, ये स्टार की तरंग है, और ये DD की तरंग है। छतरी पर तरंग ऊपर से आ रही है अंतरिक्ष में से। ठीक है, और कौन चैनल होते हैं हमें नाम याद नहीं है, कई रेंडो और दुनिया बहुत सारे चैनल होते हैं। हाँ, ये कार्टून नेटवर्क, ये बच्चे देखते हैं, है ना, और भी डिज्नी वगैरह और दुनिया भर की क्या हंगामा सब आते रहते हैं। ये तरंगें इस पे आ रही। अब इसमें कई कंडेंसर लगे हैं, इस समय हमने रिमोट का बटन दबाया तो वो कंडेंसर परिपथ में आ गया जिसकी फ्रीक्वेंसी 40 है। तो बताइए इसका कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, इसकी कितनी हो गई? 40 हो गई। अब हमने देखा NTV की फ्रीक्वेंसी 20 है, ZTV की फ्रीक्वेंसी 40 है, स्टार की 60 है, DD की 80 है, CN की 100 है। सबकी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति होती है। इसकी इस समय कितनी फ्रीक्वेंसी है परिपथ की? 40। तो बताओ किसका प्रसारण हो रहा होगा इस समय टीवी में आप? क्योंकि इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 40 है, तो किसको एक्सेप्ट करेगा ये? जिसकी फ्रीक्वेंसी 40 होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो इस समय आपके टेलीविजन पर ये ZTV का प्रसारण हो रहा होगा। हमने कहा समझ नहीं आ रहा है टीवी में, हमें तो कार्टून देखना है।
कार्टून नेटवर्क देखना है। तो हमने बटन दबाया, जिस नंबर से लगता होगा बटन दबाया तो ये कनेक्शन यहां से हटके इसमें लग गया, इस कंडेंसर में। इस कंडेंसर की खुद की आवृत्ति 100 है। तो अब कितनी होगा इस परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति? 100। अब ये उस जी का नहीं लेगा, अब जिसकी आवृत्ति 100 होगी उसको ये एक्सेप्ट करेगा, मतलब कार्टून नेटवर्क को। तो अपने टीवी में क्या आने लगेगा? कार्टून नेटवर्क आने लगेगा। ठीक है, तो ये होता है अनुनादी परिपथ, जो स्वयं की आवृत्ति के बराबर ही आवृत्ति को एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको रिफ्यूज करता है। ठीक, तो फिर से एक बार, अनुनाद की स्थिति क्या होती है, अनुनाद की स्थिति कैसे प्राप्त की जाती है, अनुनाद की स्थिति क्यों प्राप्त की जाती है, और जीवन में इसका उपयोग क्या है। 4 चीजें एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। अनुनाद की स्थिति क्या होती है? नंबर 1, यदि कुंडली का प्रतिघात और संधारित्र का प्रतिघात बराबर हो जाए तो इस स्थिति से कहते हैं अनुनाद की स्थिति। कैसे प्राप्त करते हैं? जितने प्रतिघात की आपने कॉइल यूज की है सर्किट में, उतने ही प्रतिघात का कंडेंसर भी यूज करना चाहिए। क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि जितना इनके बीच में डिफरेंस कम होगा उतनी ही कम प्रतिबाधा होगी, और प्रतिबाधा कम होने से करंट आसानी से मूव कर सके। व्यवहार जीवन में इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है ये टेलीविजन, ठीक है, चैनल चेंज करने में। क्योंकि अनुनादी परिपथ की विशेषता यह होती है कि उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर ही वो आवृत्ति को स्वीकार करता है, बाकी सभी आवृत्तियों को वो रिफ्यूज कर देता है। ठीक, हम चैनल से रिमोट का बटन दबाते हैं तो वास्तव में करते क्या है? रिमोट का बटन दबाते हैं तो आप सेट टॉप बॉक्स की स्वाभाविक आवृत्ति को बदल देते हो। इस समय इसकी स्वाभाविक आवृत्ति 100 है, तो कार्टून नेटवर्क आ रहा है, हमने बटन दबाया तो उस परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति चेंज हो गई, 20 हो गई, उसकी आवृत्ति 20 हो गई। इसका मतलब तरंगे 20 वाली उसके अंदर प्रवेश करेगा, सब तरंगे पूरी आएंगी, सब तरंगे आ रही है, लेकिन कहाँ रुकी हुई है? सेट टॉप बॉक्स की डोरी के बाहर रुकी हुई है। उस बॉक्स के अंदर कौन तरंगे जाएंगी? कितनी उसकी आवृत्ति होगी? उसकी आवृत्ति 20 है, इसलिए प्रसारण एनटीवी का होगा। बटन दबाओगे इसकी आवृत्ति चेंज हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो जी का प्रसारण होने लगेगा। बटन दबाओगे इसकी आवृत्ति 60 हो जाएगी, तो स्टार का प्रसारण होने लगेगा। और आवृत्ति चेंज कैसे होती है? आवृत्ति चेंज करते हैं कंडेंसर को चेंज करके। तो क्या हम बार बार खोलते हैं उसको, सेट टॉप बॉक्स को? कंडेंसर बदलते हैं? नहीं बदलते, उसमें लगे हुए हैं, केवल एक्टिव कर देते हैं, बाकी सब कंडेंसर को हम बंद कर देते हैं बटन दबा के रिमोट का। वो एक पर्टिकुलर कंडेंसर वो एक्टिव हो जाता है, जिससे उसकी आवृत्ति चेंज हो जाती है। और आवृत्ति चेंज होगी, जितनी आवृत्ति उसकी हो जाएगी उस आवृत्ति वाली तरंगों को एक्सेप्ट करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट। ठीक, तो 4 चीजें हमें नोट करना है। नंबर 1, अनुनाद क्या होता है? यदि कुंडली का प्रतिघात संधारित्र के प्रतिघात के बराबर हो जाए तो अनुनाद है। ठीक, अनुनाद कैसे मिलता है? जिस प्रतिघात वाली कुंडली है उसी प्रतिघात वाला संधारित्र लगाना चाहिए। क्यों लगाते हैं? क्योंकि कुंडली का प्रतिघात और संधारित्र का प्रतिघात बराबर होने से प्रतिबाधा कम हो जाती है, प्रतिबाधा कम होने से करंट बढ़ जाती है, अधिकतम धारा प्राप्त होती है। उपयोग क्या है? तो उससे पहले विशेषता क्या है? विशेषता ये है, जितनी एलसीआर परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति होती है उतनी ही आवृत्ति तरंगों को एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको रिजेक्ट करता है। उपयोग क्या है? टेलीविजन में चैनल को बदलने में। इस क्रिया का नाम होता है ट्यूनिंग। ठीक है, सही शब्द क्या है? ट्यून करना। जैसे आप कहते हो ना, इस टीवी में स्टार स्पोर्ट लगा दो, हमारा तो आईपीएल का मैच आ रहा है, तो ये लगाना शब्द सही नहीं है। सही शब्द क्या है? स्टार स्पोर्ट को ट्यून कर दो, ये ट्यूनिंग करना कहलाता है। कार्टून नेटवर्क को ट्यून कर दो, ठीक है, आज तक न्यूज चैनल को ट्यून कर दो, ये ट्यून करना है। मतलब हमने रिमोट से बटन दबाया, उसकी आवृत्ति चेंज हो गई। चेंज कैसे हो गई? वो मान वाला कंडेंसर एक्टिव हो गया। ठीक,
तो वो आवृत्ति चेंज हो गई, जितनी अब उसकी आवृत्ति हो गई उतनी आवृत्ति वाली तरंगों को एक्सेप्ट करेगा और उसका प्रसारण करवाएगा। तो ये होता है अनुनादी परिपथ और अनुनाद की स्थिति। अब इसको हम नोट करते हैं।